बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी काबीना में शामिल होने वाले मजीद नई वफाकी वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है, जबकि इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं, जिनमें सियासी अमूर पर मुशावरत भी की गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी रहनुमाओं से एक जानिब मुलाकातें हुई हैं, दूसरी जानिब वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वफाकी वज़रा ने अपने अपने ओहदों के हल्फ उठा लिए। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि अबू धाबी के तशरीफ लाया ईद फरशेरा, ज़बरदस्त हमारा बरादर मुल्क और उनके साथ ही बड़े हमारे अच्छे पुराने गहरे ताल्लुकात हैं। दूसरा जो है वो आज वो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट उसके 6 साल मुकम्मल हुए और ये ऑपरेशन जो है वैसे तो मतलब आदमी डिस्कस करता है, लेकिन एक जो फ़ज़ाइया का एयरफोर्स की जो प्रॉपर फाइटर जेट्स की डॉग फाइट मतलब प्रॉपर जहाज़ जो है वो तेज़ी के साथ उसमें जो है वो मुकाबला हुआ और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में या इस खत्ते की या जिस लेवल पे भी इस कदर जो ज़बरदस्त किस्म का एयरफोर्स के हथियारों का हमने देखा था सिलसिला, उसके 6 साल पूरे हुए और पाकिस्तान की वो बड़ी कामयाबी थी उस पाकिस्तान एयरफोर्स की। और टाइमिंग्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, टाइमिंग्स और ट्रेनिंग, टाइमिंग्स, कोऑर्डिनेशन आपस में, ग्राउंड के साथ, इंटेल, जो भी इसमें सिलसिला। लेकिन ये है कि वो उसके 6 साल मुकम्मल हुए और इस तरह के हमेशा उसको फिर स्टडी किया जाता है। इसको यकीनन इंडियंस ने भी स्टडी किया होगा, पाकिस्तान ने उसको मज़ीद देखा होगा कि कैसे फ्यूचर के अंदर वॉर गेमिंग अगर होती रहती है हर वक्त, ज़ाहिर है। लेकिन यह है कि वो बड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की वो बड़ी कामयाबी में से एक, और सिर्फ उसमें एयरफोर्स के तो पायलट्स अपनी जगह, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि ग्राउंड से कैसे कोऑर्डिनेशन हो रही थी और कितना पायलट्स अलर्ट थे। और तो वो एक ऐसा दिन है जो आज के 6 साल कंप्लीट हुए। दूसरा ये है कि काबीना में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। मतलब है कि बहुत इतनी ज़्यादा काबीना जो है शायद उसकी ज़रूरत हमें नहीं थी इस वक्त, लेकिन अगर अब हो गया तो क्या कह सकते हैं, ज़रूरत का तो नहीं थी हमें। थोड़ा सा इस वक्त जो माशी हालात हैं और पूरी दुनिया के हालात हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है वो ज़रा संभल के चलना है आगे। और मैं उसकी वजूहत अभी आपको गुफ्तगू में वजूहत बताऊँगा कि अब तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना है। अच्छा, ये जो अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि आज अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसका कुछ हिस्सा मुझे वहाँ पे शिरकत का मौका मिला और मैंने अचकज़ई साहब को भी सुना, शाहिद खान अब्बासी साहब को भी सुना, बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी तकरीर की। सिंध से डेलीगेशन आया हुआ था, GDA के लोग थे, बाकी लोग थे सारे, बलोचिस्तान से पार्टीज़ थी सारे। तो बुनियादी तौर पे मुझे तो ऐसा कोई एक नुक्ता भी नज़र नहीं आया जिस पे ये पॉलिटिकल, अच्छा वहाँ पर एक ये था कि बहुत कोई फायरी या कोई बहुत कोई ऐसी जो कि हमारे पाकिस्तान के कौमी सलामती की कोई बात ही नहीं हुई। उसका जो एलामिया है उसमें तो अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है, उसके एलामिया का जो आखिरी नुक्ता है, और इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। और यहाँ बल्कि एक उसमें बात एक तरफ से ये आई कि जी ये बाहर असेंबली के दूसरी असेंबली जो है 45-47 के वो यानी इस तरह की बातें होती, दूसरी असेंबली बागीचे में लगा ली जाए ये कि, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें ये जो इस अरेंजमेंट या हुकूमत जो भी नाम दें, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज के जो सियासी रहनुमा उनको मतलब ऐसे ही लग रहा था जैसे सारी एक ही बात जैसे होता है ना, कोई उसमें कोई ऐसे मामला नहीं था। तो मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना चाहिए, जरदारी साहब आगे बढ़े, ये सब आपस में इतने गहरे, इनको मैंने इतना, बल्कि मैंने क्या बहुत से लोगों ने बहुत करीब देखा हुआ है माजी में, और ये हो सकता है आगे जाके फिर करीब हो। अब देखें ना,
मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की बड़ी नुमाइंदगी थी वहाँ। तो अचकज़ई साहब अब वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो आगे जाके ये यहाँ जहाँ तक तलखियाँ चली गई हैं, मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मतलब एक आध मुलाकात इनमें होगी तो ये मामला तय पा जाएंगी। कोई ऐसी बात उसमें थी नहीं, उसमें कि जो जिसकी वजह से कोई तासुर मिलता कि मतलब ये वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी के लोग बैठे होते तो वो भी वही बात कर रहे होते कि जी आइन के तहत चलना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और आज़ादी राय पे कोई कदगन नहीं होना चाहिए मुनासिब अंदाज में। आज़ादी राय का ये भी मतलब नहीं है कि वो मतलब है कि बिल्कुल ही, लेकिन ये कि ये जो हमारे जब ये वॉर ऑन टेरर हुई है, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद या उसके बाद जब ऑपरेशंस हुए हैं, तो हमारी मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, पाकिस्तान की मीडिया ने। और मैं आपको ये बताऊं बात कि एक मरहला ऐसा था जिसपे सेल्फ सेंसरशिप हम लोगों ने खुद डिसाइड की थी, मीडिया के लोगों ने, कि हमने डेड बॉडी नहीं दिखानी, हमने ये जो दहशतगर्द तंजीमें इनके बयानात नहीं चलाने, हमने जो पिक्चर्स हैं जिन पे खून वगैरह उसको हमने कैसे ब्लर कर, ये हमें कहीं किसी ने पैमरा की तरफ से कहीं से कभी कुछ भी नहीं हुआ, ये खुद मीडिया के लोगों ने ये बासारी की थी। तो मेरा ख्याल है कि इस पर अगर बैठ के बात कर लें आपस में तो ये तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तलखियाँ इतनी नहीं हैं, बहुत फरोई से मामलात हैं। तो दुआएं हमारी, क्योंकि चैलेंजेस बड़े संगीन हैं, आगे जो दुनिया जिस रुख पे जा रही है, करवट ले रही है, तो ये सबका बैठना बहुत ज़रूरी है और लोगों में एक हिजान और बेचैनी तो है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये आज मुझे नहीं कोई ऐसी बात नज़र आई कि जो मियाँ साहब इससे ज़्यादा तल्ख बातें करते रहे हैं, जरदारी साहब भी करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी करती रही, ये भी कर रहे हैं, मतलब कोई मुल्क के बारे में कोई बात नहीं हुई। इलेक्शंस के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से बातें तो सारे बैठे हैं आपस में, किसी पे वो इत्तेफाक करेंगे, किसी पे वो नहीं करेंगे, किसी वो करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं से इस पूरा जो एक फंस जाता है ना, उससे निकले आगे, बहुत आगे चैलेंजेस हैं रियासत के। अच्छा चलें जी, ये तो हो गया जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया। और मुझे अच्छा सही साहब को मेरा ख्याल है कि मैं कब से, जब से कई बरसा बरस से अच्छा सही साहब को मैंने ऐसे ही देखा है, बिल्कुल ऐसी बात करते देखा है। और जो हमारी कदावर शख्सियात बहुत सारी नई हैं अब हमारे दरमियान, उनकी बड़ी कमी महसूस होती है। काजी हुसैन अहमद साहब की, या नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की, या शायमन नूरानी साहब की, या बलोच हमारे जो बहुत से अतौला मेंगल साहब हों, या बुकटी साहब हों, या और बहुत से लोग हों, तो उनकी जमाली साहब बहुत शिद्दत से उनकी कमी महसूस होती है ऐसे मरले पे। लेकिन ये सीनियर हैं, अभी अचकज़ई साहब हैं, नवाज शरीफ साहब भी आपस में बैठ के मामलात को हल करें ताकि मुल्क जो है इस गैर यकीनी कैफियत से निकले। कीर स्टारमर जो है बरतानवी वज़ीर आज़म, उनकी कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है और ये इस एक हफ्ते में इस हफ्ते में 3 यूरोप के रहनुमा जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे हैं। एक तो मिल चुके मैक्रोन, जिनका कोई एक चवन्नी का भी मुतालबा जो है वो नहीं माना प्रेसिडेंट ट्रंप ने। कल मिलने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की और आज जनाब मुलाकात हो रही है कीर स्टारमर की। अच्छा, अब जो यानी फैसले तो सारे हो गए, ठीक है। कल उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट के साथ उन्होंने उसकी सदारत की, सारी काबीना उनकी बैठी हुई थी और उसमें जो है वो इलॉन मस्क को भी बुलाया हुआ था ख़ास तौर पे। और वहाँ पर जो है वो किसी ने सवाल हुआ या कोई बात छिड़ी कि जी कोई इलॉन मस्क से कोई किसी को इख्तलाफ है यहाँ पे इलॉन मस्क की मौजूदगी से और कोई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जिसको किसी को इख्तलाफ है मुझे बता दे, मैं उसको भी यहाँ से फेंक दूँगा उठा के। यानी सारे लोगों को मैसेज गया कि भाई इलॉन मस्क जो है उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, तो उसके बाद सारे जो काबीना के अरकान थे उन्होंने खूब क्लैप किया, जाहिर है। उसके बाद अच्छा कीर स्टारमर जा रहे हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म, और बरतानिया के वज़ीर आज़म के जाने से पहले मैक्रोन से फैसला वो बात कर चुके हैं और अब जा रहे हैं ये कीर स्टारमर और फिर आ रहे हैं कल ज़ेलेंस्की। अब ये जो बात करने जा रहे हैं, देखें ये 2-3 बातें हैं बरतानिया की। एक तो ये है कि बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात, तारीख़ी ताल्लुकात,
ये उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं कि ये जो है उड़ती उड़ती भी हैं और वहाँ से आ भी रही हैं कि जी ये शायद ये 5 आइज़ भी ख़त्म हो रहा है। 5 आइज़ का जो था सिलसिला दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो भी शायद आने वाले दिन में ख़त्म हो जाए। लेकिन बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े एक तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं। अब इन ताल्लुकात के दरमियान जो है वो 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये कि वो उनसे बात करेंगे कि जी ये मतलब टैरिफ्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है काबीना के अंदर कि मैं 25% टैरिफ्स ईयू पे लगाने जा रहा हूँ। 25% टैरिफ्स ईयू पे लगाने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन की जितनी भी, एक तो उनके यहाँ महंगाई, शदीद महंगाई और बाकी जो नौकरियों का जाना है यूरोप के अंदर और सारे जो प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं, और दूसरी जो बात है उसमें वो ये है कि उनके जो स्टॉक्स हैं आज, ख़ास तौर पे उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके स्टॉक्स गिर गए, बहुत तेज़ी के साथ गिरे हैं। अभी मुझे बाकी नहीं पता कि उनके कौन से, लेकिन सबसे पहले तो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वॉक्सवैगन और मर्सिडीज़ बेंज और ये इटालियन जो गाड़ी है फेरारी, उसके तो जो ओनर कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो 3 बिलियन के तो बेच ही रहे हैं फेरारी। ये गाड़ियाँ सारी इंतहाई महंगी हो जाएंगी अमेरिका में, और इनको कोई गाड़ियों को नहीं खरीदेगा अमेरिका में। तो ये गाड़ियाँ, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। और उसके बाद जो है वो तो वहाँ पर जो है वो फौरी तौर पे तो ये असरात सामने आए। और मैं ये अगर हम देखें सेकंड, तो यूरोपियन कार मेकर्स के आज बिल्कुल शेयर्स गिरे हैं, ठीक है ना। BMW गिरे हैं, वॉक्सवैगन, ये सारे इनके जो हैं ये आज इनके शेयर्स सेकंड स्लाइड देखें तो ये आपको बिल्कुल मार्केट्स उनकी जो है वो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जॉब्स के जाने के ख़तरात हैं यूरोप में। और जब उन्होंने कहा EU जो है वो हमें हर्ट करने के लिए बनी है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा EU जो है वो बनी इसलिए थी कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। ये उन्होंने बात की, स्काई न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा EU अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए है। ये EU थर्ड स्लाइड मैं एग्जैक्ट कोट करूं कि अल्फाज ऐसे हैं उनके कि वो अल्फाज जो हैं उन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहे हैं वो उनके अल्फाज ये हैं कि ये EU, पूरे EU के ऊपर उन्होंने कह दिया कि EU तो है ही, इसलिए है EU। अच्छा, अब बात ये सारी कि एक तो ये हो गया, दूसरा जो है मसला वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात करेंगे जाके बरतानवी वज़ीर आज़म, तो ये फौजें भेजने की बात तो इन्होंने कर दी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कह दिया कि कोई सिक्योरिटी, ये ज़ेलेंस्की आ रहे हैं तो नेटो का सवाल ही पैदा नहीं होता आने का, दूसरा नेटो की मेंबरशिप देने का, दूसरा ये कि कुछ सिक्योरिटी गारंटी उनको नहीं है। ये मिनरल डील साइन करने आ रहे हैं, लेकिन और ये जो उनका जो एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, तो ये तो जो एग्रीमेंट है इसको अगर हम देखें तो ये तो बायलैटरल एग्रीमेंट इस्टेब्लिशिंग टर्म्स एंड कंडीशंस रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड एक बनेगा, और इसमें अमेरिकन, ये मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें ना ये है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी यूक्रेन को और ऐसे होगा, ये पूरा जो एग्रीमेंट है ये एक फ़ंड बनेगा, जॉइंटली मैनेज होगा, उसमें नुमाइंदे होंगे, ये मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, मिनरल्स, और उसमें सारी बातें इसमें हैं। ये बड़ा तवील एग्रीमेंट है अगर इसको पढ़ा जाए, पोर्ट्स ये, लेकिन इसमें एक बात नहीं है, और वो बात जो है वो नहीं है जो कि सिक्योरिटी का लफ्ज़ नहीं है। इसको एक सिक्योरिटी का लफ्ज़ ऐड कराने के लिए जो बरतानवी वज़ीर आज़म मैक्रोन, ज़ेलेंस्की एडी चोटी का जोर लगा दिया कि लफ्ज़ सिक्योरिटी कहीं से ऐड हो जाए, तो ये जो है ये कोई सिक्योरिटी का इसमें लफ्ज़ नहीं है। ये मिनरल्स का ये वो तारीख़ी एग्रीमेंट है जिसके तहत जो है ये मिनरल्स जा रहे हैं, ठीक है। और एक फ़ंड बनेगा, वो सारी एग्रीमेंट होगा, खुशहाली जाएगी, ये होगा, फलां होगा, अमेरिका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट करेगा, डेवलप करेगा वहाँ पे यूक्रेन को, प्रॉस्पेरस करेगा, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये इनके हाथ से, यूक्रेन के हाथ से ये कल निकलने जा रहे हैं मिनरल्स।
अच्छा, दूसरी जो बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए, देखिए इतने ये वाक़यात का, मैंने आपसे कहा ना कि यूरोप के अंदर अगर ये क्राइसिस पैदा हो रहा है तो पूरी दुनिया के लोग, ये बशमूल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अरब ममालिक, आगे अफ्रीका, जितनी दुनिया मौजूद है यूरोप में इस वक्त, वो बरतानिया समेत वो शदीद उसकी जद में आएगी हर हवाले से। लेकिन दूसरी जो बात है वो मुझे अभी तक इसमें जो कि ये जो बरतानिया ने बात की है कि ट्रिप फायर फोर्सेस होंगी, ट्रिप फायर होंगी, यानी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि वो तो ज़ाहिर है कि मिलिट्री टर्म्स जो फ़ौज के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर सब इसको कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिप फायर फोर्स जो है ये तो इस तरह से, देखिए पीस कीपर तो होंगे नहीं, पीस कीपर्स अगर होंगे तो इन्होंने तो पहले कहा हम पीस कीपर्स भेजेंगे, तो पीस कीपर्स में तो कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए ना, यूनाइटेड नेशंस सुपरवाइज करे या कोई, अच्छा यूनाइटेड नेशंस सुपरवाइज करे तो उसको फिर यूनाइटेड नेशंस तो इसमें नहीं है, इस एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशंस तो अभी वो तो मानते ही नहीं है ट्रम्प की यूनाइटेड नेशंस भी कोई है चीज़। तो ये जो पीस फायर है, तो ये अगर वहाँ फौजें भेजेंगे अपनी, रशिया कह रहा है कि यहाँ पे यूक्रेन में बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इन्होंने कमिट कर लिया है कि हम जो ये ट्रिप फायर फोर्सेस भेजेंगे। ट्रिप फायर फोर्सेस से मतलब है कि थोड़ी तादाद में फौजी दस्ते आगे भेज दिए जाएं इस यकीन के साथ कि सामने वाला जो है डेटरेंस के तौर पे ना, मतलब इसको जितना मैं समझता हूँ ट्रिप फायर, ये काफ़ी दफ़ा हमने सुना है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है और यहाँ इन सालों में भी देखा है, वो था कि थोड़ी सी फौज आ गई हो फ्रंट पे और वो सामने वाले के लिए डेटरेंस हो कि वो हमला करने से पहले सोच ले कि यहाँ इस मुल्क की फ़ौज है, तो ऐसा ना हो कि जैसे कि पूरा दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करेंगे जैसे नॉर्थ कोरिया की फ़ौज आ गई थी, तो ट्रिप फायर दस्ते थे गालिबन कि यूक्रेन 100 दफ़ा सोच रहा होगा कि भाई ये यहाँ हिट हो गए, अगर इसकी जद में यूक्रेन की फ़ौजी आ गए, सॉरी नॉर्थ कोरिया की फ़ौजी आ गए तो पीछे पूरा नॉर्थ कोरिया ना, तो थोड़ी तादाद में अगर दस्ता वहाँ रहे जो कि मुसल्ला हो, आर्म्ड हो, और वो इमीडिएट अगर वहाँ से कोई ज़रूरत पड़े, एग्रेशन हो तो उसको रोके के सामने, तो ये कभी काम भी करते हैं। मैंने तो इसको कभी, मेरा अपना एक्सपीरियंस जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये ट्रिप फायर दस्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये उस वक्त नॉर्थ कोरिया का था कि जी साउथ कोरिया में होगा तो नॉर्थ कोरिया अटैक नहीं करेगा, 49 में कि 50 में कर दिया उन्होंने शुमाली कोरिया ने, और उससे पहले वर्ल्ड वॉर में भी ये था कि जी बरतानिया बेल्जियम में होगा तो जर्मन फौज 1914 में तो नहीं करेंगे, वो कर दिया उन्होंने। तो ये इतना कोई ट्रिप फायर फोर्सेस को भेज के आगे थोड़ी तादाद में कि जी सामने अगर बड़ी फौज है तो वो हमला नहीं करेगी, तो ऐसा ये एक बड़ी एक ट्रिकी सी बात है जिसके ऊपर जो डिफेंस एनालिस्ट है मेरे ख्याल से वो भी डिवाइडेड है इसके ऊपर। अच्छा, अब जो है वो ये मैं इसकी टेक्सास नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू यहाँ पे सजेस्ट करूँगा अगर किसी ने ट्रिप फायर को समझना हो। द फोर्थ स्लाइड, द ट्रूथ अबाउट ट्रिप फायर्स, वाई स्मॉल फोर्स डिप्लॉयमेंट्स डू नॉट डेटर एग्रेशन। ठीक है, इसको जरा पढ़ें, और भी बहुत कुछ है। ट्रिप फायर ये मुझे नहीं पता अभी ट्रिप फायर की सूरत में जाएंगे या पीस कीपर्स होंगे, ये क्या कल बात करेंगे वो केयर स्टारमर, अभी थोड़ी देर के बाद ही हो जाएगी, कल तो तब तरह कर लेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो चेकोस आइलैंड्स हैं उनके ऊपर यूके ने पहले ही सरेंडर कर दिया चेकोस आइलैंड पे। अब देखें ना, वो हुआ ये है कि बाइडेन से उस वक्त पूछा, और बरतानिया की हुकूमत ये बड़ी पॉपुलर हुकूमत है, फिर केयर स्टारमर बड़े पॉपुलर लीडर हैं, और बड़ा इन्होंने अपने आने के बाद बहुत, वो जो एक टोरीज का कई सालों का था उससे ये संभल रहे थे, तो ये एकदम से वहाँ पे ट्रंप आ गए, और सारा जो उस वक्त इन्होंने बाइडेन से पूछा था, बाइडेन ने इसको ओके कर दिया था कि ये कर दो। उसके बाद चेकोस आइलैंड जो थे वो मॉरिशस को देने की और ये सारी बात हुई, उसमें से वो दीगो गार्सिया के ऊपर जो है वो मिलिट्री बेस है। अब जनाब इनके जो डेविड लेमे जो हैं उन्होंने जाने से पहले ही कह दिया है कि अगर ट्रंप चाहेंगे तो वीटो कर देंगे। अच्छा, अब हुआ क्या है कि वो मॉरिशस के अंदर भी लीडरशिप चेंज हो गई, अमेरिका में भी चेंज हो गई, तो बरतानिया जाहिर है कि वो अब दोनों तरफ लीडरशिप चेंज हो गई, तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहेगा तो इसको वो वीटो कर सकते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस एग्रीमेंट की। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बरतानिया टैरिफ के हवाले से कैसे, क्या EU वाले टैरिफ जो 25% आयद करने की बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा उन्होंने जो कैबिनेट के बात कि क्या EU कर सकता है वापस, उन्होंने कहा EU कोशिश करेगा, हिम्मत नहीं है करने की, और EU तो बने ही हमें तबाह करने के लिए। उन्होंने पूरे EU को फ्रेंच बिल्कुल एक तरह से EU को उन्होंने कहा ये तो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए EU बना है, मतलब उन्होंने
ऐसी बात की कि जो बड़ी मेरे ख्याल से बड़े सालों तक जो है ये जुमला याद रखा जाएगा, और ये जो है वो उन्होंने कहा यूरोप सिक्योरिटी करे। अब ये बरतानिया का इंडिपेंडेंट ट्रम्प से यूएस यूएस एंड टेल्स, 5th स्लाइड हम देखें, मतलब ये बातें तारीख का हिस्सा बन गई हैं, ठीक है। और ये जो है वो बीबीसी चेगोस डील विल नॉट गो एड, ट्रम्प रिजेक्टेड। चलें जी, डेविड लेमी जो उससे भी ख़त्म हो गया, तो फिर क्या बात होगी, क्योंकि वो ट्रम्प वहाँ पर जो वो भी ख़त्म हो गया, 25% टैरिफ्स भी क्या बरतानिया भी होंगे। और दूसरी जो एक बात है ना, एक और है, वो बरतानिया ने, वो मैंने कल भी बात की थी ना कि 100 ईयर्स एग्रीमेंट जो साइन हुआ है ना, वो बरतानिया ने जो 100 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया था अभी फरवरी के अंदर यूक्रेन के साथ, इसकी डिटेल्स जो है ना वो ये अगर हम यहाँ पे वो 100 ईयर्स एग्रीमेंट यहाँ पे जी 16 स्लाइड, अभी यानी इसी महीने या अभी इसकी तारीख देखें आप ज़रा, ये अभी चंद रोज़ पहले ट्रम्प के आने के बाद ये सारे मिनरल्स का किस्सा शुरू होने के बाद ये 17 जनवरी 2015 को 2025 को सॉरी, ये जो है ये यूके यूक्रेन 100 ईयर्स पार्टनरशिप डिक्लेरेशन हुई है। उसमें जो है एक टेक ब्रिज का भी जिक्र है, अच्छा उसमें डिफेंस का भी जिक्र है, उसमें ये सारे डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट, ये वो सारे ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, यूक्रेन, ये सारा का सारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बरतानिया के वजीर आज़म और ज़ेलेंस्की के दरमियान। अच्छा ये साइन हुआ है, इसकी डेट देखें तो 17 जनवरी, यानी 17 जनवरी यानी 20 को उन्होंने अपना ऑफिस लेना था, उससे 3 दिन पहले बरतानिया ने ये 100 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब इस 100 साल के एग्रीमेंट के ऊपर जो है ये क्या इल्म नहीं होगा अमेरिका को कि बरतानिया ने सारा उनके साथ उनके डिफेंस की भी डील कर ली है और ये सारा कर ली है, और मिनरल्स की भी 100 साल की डील कर ली है, सारा कुछ कर दिया है। इसीलिए वो ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं ना कि ये डिक्टेटर है, इसीलिए कह रहे हैं कि इनका जो मुद्दत सदारत है वो मई में ख़त्म हो चुकी है, पिछले साल ये एक्सटेंड हो गए थे, यानी इनका इलेक्शन जो है वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी है पिछले साल मई की। तो वो जो बार बार कह रहे हैं डिक्टेटर है, पॉपुलर नहीं है इसकी, तो कोई वो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके नतीजे में ये जो एग्रीमेंट बरतानिया करके आ चुका था जल्दी से यूक्रेन के साथ, जिसमें वो टेक वाली बात, ये वहाँ की ट्रम्प की, मैंने कल भी बात की थी ना कि वो एक एग्रीमेंट 100 ईयर्स एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया, इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर अमेरिका आ गया। वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे आपने भेजनी है भेजो। इन्होंने मिलिट्री एड की बात की थी, बरतानिया यूरोप में एक रोल प्ले, यार यूक्रेन के हवाले से उनका एक अपना एक पॉज है, तो वो ही कह रहे हैं कि ये वहाँ पे जो ट्रम्प साहब की टीम है वो कि ये अच्छा बाकी तो कोई मुल्क नहीं आ रहा, ये इसलिए आ रहे हैं कि ये 100 साल की डील करके आ गए थे, उनसे डिफेंस की और सिक्योरिटी की और एनर्जी की और इसकी और उसकी, इनको पता था कि हम आ गए हैं, और ये जो डील है ये पहले तो ज़ेलेंस्की हमसे बात करके गए थे कि ये आप जब आएंगे तो ये जल्दी से करके, बहरहाल अब देखते हैं कि बरतानिया से कैसे निकलता है। कल ज़ेलेंस्की जा रहे हैं, अब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं और ज़ेलेंस्की के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो देखने वाली होगी, कल भी होगी। लेकिन ये कि ये अजीब सूरत हाल है क्योंकि सारे फैसले तो हो चुके हैं इन फैसलों के। अच्छा अब मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये बात जो यहाँ पे कह रहा हूँ कि जी हमें इस वक्त जो है वो बहुत सारे मामलात को अपने अखराजात को, अपनी जो माशी टीम है हमारे जो अखराजात हैं बतौर कौम, बतौर रियासत, उसको कम से कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। और हमें अपनी काबीना, अपने बाकी सारे जो लोग हैं हमें इस वक्त देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है, और आने वाले दिनों में कितनी गैर यकीनी हो सकती है दुनिया में। रॉयटर्स ने आज एक इसमें ये पूरी दुनिया में इस वक्त रॉयटर्स की आज ये मुस्तकिल रॉयटर्स डिस्कस कर रहा है, और ये 25 व्हाट आर द IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड व्हाट हैपन्स इफ इट US लीव्स, ठीक है ना। ये बात ही हो रही है कि ये अगर US निकल जाता है 314 बिलियन जो हैं उन्होंने दिए, और उसमें से जो स्टेट डिपार्टमेंट ने इतने दिए, अमेरिका ने इतने दिए, ये दिए, सारे दिए, और ये जो बात है ये वहाँ पे चल रही है। और ये जो बरतानिया का जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटजिस्ट है वो भी ये डिस्कस कर रहा है, थिंक टैंक, उसने कुछ अर्से पहले भी, व्हाट इफ US लीव्स द IMF एंड वर्ल्ड बैंक।
और फिर आज यूएस न्यूज़ जो है उसने 27 एक्सप्लेनर, ये आज का मैं दिखा रहा हूँ, व्हाट आर द IMF और वर्ल्ड बैंक एंड व्हाट हैपन्स इफ यूएस पुल्स सपोर्ट। अच्छा, इसको इस तरह से दुनिया के 90 मुल्क ऐसे हैं जो IMF से, एक तो यूएस एड के बारे में बात करता हूँ, उसके बड़े असरात हो रहे हैं। और वैक्सीन्स, ये जो वैक्सीन्स है ना, यानी हेल्थ, और मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन 90 मुल्क ऐसे हैं जो IMF के साथ और लास्ट रिसोर्ट के तौर पे उनसे करते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 का, अमेरिका में जगह है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ, और सारा के दूसरी जंग अजीम के बाद किस तरह से आगे बनाना है, आगे दुनिया को चलाना है, सारा कुछ किया। और उसमें जो अमेरिका के शेयर्स हैं, अगर हम यहाँ से 9 देखें IMF में, तो वोटिंग शेयर्स उनके जो है इस तरह से हैं, इस तरह से कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा ये 9 स्लाइड हम देखें तो अमेरिका उसमें जो है वो पैसा डालता है, फिर जापान है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है, UK है, लेकिन बहुत पीछे हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है IMF के अंदर। तो इसलिए अमेरिका जो है वो उसके बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो वोट्स हैं। इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक है उसमें भी, उसको भी अगर हम देखें तो उसमें भी हमें अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड बैंक में भी नज़र आता है। वो जो एक राउंड टेबल था, अगर वो हम तैयार हो तो दिखा दें, वरना ठीक है हम बात कर लेंगे इस पर। तो इसी तरह से ये आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर भी वर्ल्ड बैंक में भी बहुत बड़ा उनका शेयर है, और साथ ही जो है ये बाकी मुल्कों का भी शेयर है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में भी ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं अमेरिका। वर्ल्ड बैंक में भी, IMF में भी, वहाँ पर ये बात चल रही है कि IMF और वर्ल्ड बैंक में हम क्यों जा रहे हैं। अच्छा देखें ना, यूएस एड जो है वो यूएस एड के जाने से कई मुल्कों में तो बहरान पैदा हुआ है हेल्थ के हवाले से। इनकी अगर आप ये देखें तो ये सबसे ज़्यादा, थर्ड स्लाइड हम देखें, ये रॉयटर्स ने आज एक बड़ी तवील इसके ऊपर रिपोर्ट दी है कि कौन से मुल्क जो हैं उन पे क्या असर होगा। वो मैं भी देख रहा था, तो उसमें यूरोप और ईस्टर्न हेमिस्फीयर 7th अगर देखें तो ज़्यादातर जो है वो US फॉरेन असिस्टेंस वहाँ पे जो है वो जा रही है यूक्रेन में, ठीक है, बाकी मुल्कों को भी जा रहे हैं उनके मुख्तलिफ, कोलंबिया, हेटी, मैक्सिको, एग्रीकल्चर। उसके बाद यहाँ पर अगर थर्ड में देखें तो फिर यूक्रेन, अफ़गानिस्तान तो 2014 से 2024 तक 53 बिलियन अफ़गानिस्तान को गए हैं। 53 बिलियन अफ़गानिस्तान को 53 बिलियन गए हैं US एड के। अच्छा जी, उसके बाद इसराइल, नाइजीरिया, यूनिट फिगर्स नहीं दी, लेकिन बहरहाल ये वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके नतीजे में अगर आप ये देखें ना तो वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी सेक्टर के हवाले से और बाकी हवालों से बहुत से मुल्कों में बहुत से जो हैं वो प्रोजेक्ट्स, और ख़ास तौर पे हेल्थ, सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट इसमें लगे हैं वो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी अफ्रीका में, ग्लोबल साउथ में, और वो जो वैक्सीन्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो वहाँ से आ रही हैं। अब ये इसके नतीजे में क्या होता है ये देखना है आगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम थोड़े अखराजात बताओ, जो IMF कहती है ना रिफॉर्म्स करें और आप अपनी कॉस्ट कटिंग करें और बहुत ज़्यादा अखराजात ना करें। तो इस मरहले पे पिछले चंद महीनों से ख़ास तौर पे जो तेज़ी आई है, पिछला महीना और उससे ज़्यादा पहले, हमने बहुत ज़्यादा हमारी रियासत के जो अखराजात हैं, गैर ज़रूरी अखराजात हैं, मेरे ख्याल से उसका आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये जो ग्लोबल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, हमें अपने अखराजात को कम करना चाहिए। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। तो तीसरी जो बात है इम्पोर्टेंट, तुर्की में आज फिर मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन वो जूनियर लेवल पे हुए हैं, और वो हुए अमेरिका और रशिया के दोबारा। और उनकी जो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं सोनेता कोल्टर, ये डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ब्यूरो ऑफ यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स की। और ये जो हैं ये वहाँ पर तुर्की में ये पहुँची, इस्तांबुल में इनकी मीटिंग हुई। वहाँ से जो रशिया की टीम थी, रशिया की टीम को हेड कर रहे थे अलेक्जेंडर दाशेव। अच्छा, ये जो सोनाता कोल्टर हैं ये बड़ी ज़बरदस्त खातून इसलिए हैं कि कैरियर डिप्लोमेट हैं। ये इवन मॉस्को के अंदर जो एम्बेसी है उसमें भी सर्व कर चुकी हैं, और ये सेंट्रल एशिया को देखती हैं। लेकिन ये बाइडेन दौर की कंटिन्यूएशन, शुक्र है, मतलब ऐसे लोग जो ज़ाहिर है प्रोफेशनल हैं, और ये बेलारूस वगैरह में भी रही हैं काफ़ी। और जो अलेक्जेंडर दाशेव हैं, ये जो हैं ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें जो अमेरिकन डेस्क है, नॉर्थ अमेरिकन डेस्क, उसको देखते हैं। और ये मेरे ख्याल से अगले सफ़ीर हैं,
ये वाशिंगटन में अगले एम्बेसडर हो सकते हैं रशिया के, तो ये वहाँ पे मौजूद थे और इनके दरमियान टॉक्स हुई हैं। और वो जो ये सऊदी अरेबिया में पहली और दूसरी यहाँ पर जो टॉक्स हुई हैं, ज़ाहिर मामला आगे बढ़े होंगे क्योंकि टर्की का एक रोल इमर्ज हो रहा है और टर्की का एक रोल इमर्ज हो रहा है यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मामला तय होते हैं, या इवन बहुत सारे मामला में टर्की का रोल इमर्ज हो रहा है। टर्की से बहुत ज़बरदस्त खबर आई है आज, बहुत उम्दा। अब वक्फे जाने से पहले मैं चंद लम्हात दूंगा, उसके बाद वक्फे पे वो जो अब्दुल्ला ओगलान जो कि PKK, उसने जनाब अपना मुसल्ला विंग आज डिज़ोल्व करने का ऐलान कर दिया है और उसने प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन का जो ऑलिव ब्रांच थी, जो उन्होंने कहा था कि आप असला फेंकें और उसके बाद आप कौमी धारे में शामिल हों और आप पार्लिमानी सियासत करें। ये तारीख़ी दिन है आज टर्की का कि वहाँ पर जो PKK है उसने हथियार फेंकने का ऐलान कर दिया। और मैं देख रहा था ये 31 लाइन, ये बाज़ खबरें ऐसी होती हैं ना जो रह जाती हैं, एक तवील तारीख के साथ होती हैं और फिर वो रह जाती हैं अपनी जगह। अब मुझे देखें, ये जो बंदा है ये अपने ज़ाहिर है कि कुर्दों के लिए लड़ रहा था, इसको पकड़ लिया। कब इसको पकड़ा? वो लिबिया से पकड़ के, कीनिया से पकड़ के लाए, वो जजीरे में रखा, ये रहा वो रहा, उसके बाद इसकी पार्टी बनी रही। अल्टीमेट लोग धमाके, दहशत, चलते 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 आखिर में प्रेसिडेंट अर्दोगन की तरफ से बात गई कि भाई आप जो है पार्लिमानी सियासत में आ जाएं। अब कितना मुश्किल, कितने साल का डायलॉग। अब कोई अमेरिका बचाने नहीं आया, कोई रशिया कुछ नहीं आया, ये अर्दोगन और वो, उन्होंने कहा भाई आप कौमी धारे में आ जाएं। उसने आज अपना पूरा का पूरा मुसल्ला विंग डिज़ोल्व कर दिए और आप ये देखें कि टर्की में अब वो जो दहशतगर्दी कभी कोई यूज़ कर रहा है, कभी तीसरी कुव्वतें कूदी हुई हैं बीच में, धमाके करवाए, ये मेरा ख्याल है इतनी बड़ी कामयाबी है प्रेसिडेंट अर्दोगन की और ये उनकी भी कामयाबी है। ये अब्दुल्ला ओगलान का भी एक अक्लमंदी का फैसला है कि वो अपने हकूक़ के लिए पार्लियामेंट में बैठेंगे और वहाँ आके वो अपने मुतालबात रखेंगे। उनकी पार्लियामान के अंदर उनका पॉलिटिकल विंग है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जहाँ पर इतना हम देख रहे हैं ना जंगें और ये सारे मामला, एक तो यूक्रेन की जंग खात्मे की तरफ गई, दूसरी अच्छी खबर ये आई कि जनाब ये टर्की में PKK डिज़ोल्व हो गई, बहुत बड़ी खबर है ये। और तीसरी जो है वो गज़ा में क्या वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, आने वाले दिनों में क्या ये मुज़ाकरात हो सकेंगे? होने चाहिए। मुझे तो ये मैन मेड क्राइसिस खुद ही पैदा किया हुआ है, इसको तो ये खुद रिजॉल्व होगा और आने वाले दिनों में, क्योंकि दुनिया एक अजीब से, बहुत अजब से टर्मोइल में जा रही है, इसलिए हम अपने मामलात को और अपने ये जो अखराजात हैं इनको कम करें और देखें कि किस तरह सफारतकारी और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसको देखें। अच्छा, आज जो आए तशरीफ़ लाए ना हमारे पास, ये जो शेख खालिद बिन मोहम्मद अन, ये 43 इयर्स के हैं, गालिबन 42-43 इयर्स के हैं। और ये चूँकि ये मोहम्मद बिन जैद जो सदर हैं जी, जो जिनको एम्बेसी कहते हैं, मोहम्मद बिन जैद, ये उनके साहबजादे हैं, ठीक है जी, और ये वलीअहद हैं। अच्छा, अब नयान फैमिली जो कि अबू धाबी UAE के जो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ रियासतें हैं, तो जैसे वहाँ पे मखदूम फैमिली जो है वो दुबई में है, बाकी जो फैमिली, तो जो प्रेसिडेंट है वो अबू धाबी से, तो ये उनके साहबजादे वलीअहद हैं। तो ये अगले यानी आप समझ लें कि UAE के सदर होंगे। अल्लाह ताला वैसे उनको सलामत रखे, मोहम्मद बिन जैद, ज़बरदस्त उनका विजन है, लेकिन ये वलीअहद हैं और ये जो हैं ये अमेरिका से पढ़े हुए हैं, इस सिक्योरिटी को भी देखते रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ को देखते रहे हैं, और ये अगले जो हैं ये UAE के यानी वलीअहद का ही एक पोस्ट है। अच्छा, तो वो आए और उनको आज यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी, यानी ज़ाहिर है कि वो मतलब है कि ताल्लुक़ ऐसा है पाकिस्तान और UAE का जो बहुत ही मज़बूत है और बहुत गहरा है। अच्छा, तो अब इशू ये है सारा कि इसमें एक तो ये बात हो गई, दूसरा एक IMF के बारे में क्या डिसाइड करते हैं, ये बात वहाँ पे छिड़ना शुरू हो गई, IMF वर्ल्ड बैंक के बारे में।
अच्छा, तीसरी जो बात है वो ये है कि जो यहाँ पे ये देखिए अरब समिट सर पे आ खड़ी हुई, ये 4 तारीख को अरब समिट होने काहिरा में होनी है। उससे पहले रात को इंतहाई खामोशी से, फिर वही अफसोसनाक सी बात लेकिन कहनी पड़ती है, वो 4 जो डेड बॉडीज़ थी वो हमास ने हवाले वो इसराइल पहुँच गई, और उसके बाद जो है वो सुबह तक जो है वो रात में ही होता रहा सारा सिलसिला, लेकिन सुबह तक जो है वो 602 कैदी जो हैं वो रिहा हो गए थे उनकी जेलों से। उन्होंने इसराइल ने कैदी जो हैं वो रिहा कर दिए। अच्छा, अब उसमें जो कैदी जो रिहा हुए हैं उसमें नाइल बरगोती एक हैं जो कि मगरबी किनारे से हैं, और ये 1978 में ये अरेस्ट हुए थे। 1978 में अरेस्ट हुए थे और फिर उसके बाद इन्होंने 33 साल जो हैं वो जेल में गुजार के, यानी कुल इन्होंने 44 साल जेल में गुजारे। 33 साल गुजार के ये रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हो गए, और तो टोटल जो है इनकी ज़िंदगी का कि 44 इयर्स इसराइल की जेलों में ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ठीक है, एक वो, और टोटल इनकी यानी उम्र इनकी 68 है, 44 इयर्स इन्होंने जेल में गुजारे हैं इसराइल के, वो रिहा हुए हैं। फिर उसके बाद जो है वो 31 साल बिलाल अबू गनीम रिहा हुए हैं, जो कि 3 दफ़ा जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अम्मार ज़िबान है 50 साल के, इनको 27 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा हुई थी। उसके बाद 48 साल अहमद बरगूती हैं जो कि मरवान बरगूती के बहुत करीबी साथी हैं, वो भी रिहा हुए हैं। अच्छा, वो अभी जो है वो उनकी रिहाई कंफर्म नहीं है अहमद बरगूती की, उनको तो इसलिए जो है वो अभी इल्म नहीं है कि वो रिहा हुए हैं या नहीं, लेकिन वो बहरहाल उनका नाम भी चल रहा है कहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो और बहुत सारे, जमाल तवील 61 साल के हैं, वो रिहा हो गए हैं, और इसमें कई फतह के लोग हैं, कई इसमें हमास के लोग हैं, कई इस्लामी जिहाद के लोग हैं, कोई 100 के करीब इसमें जो है ये कम उम्र बच्चे हैं, बाकी लोग रिहा हुए हैं। अच्छा, 2 भाई रिहा हुए हैं जो कि 23 साल से जेल में थे, और वो जो हैं वो भी रिहा हो गए हैं। तो काफ़ी अयाद अबू शहदाम हैं लिस्ट में, वो जो हैं वो 18 दफ़ा उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, 2004 में ये गिरफ़्तार हो गए थे। अच्छा, तो ये वहाँ पर ये पहला मरहला जो है ये मुकम्मल हो गया, और उसमें यानी अब पहला मरहला मुकम्मल हो गया, और यहाँ से इसराइल की तरफ से मुसाद की और बाकी जो टीम्स हैं वो काहिरा चली गई दोबारा। अब ये बयानात चल रहे हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर नहीं छोड़ेंगे, वो इसराइल ने कहा कि इजिप्ट ने कहा कि निकलो भाई यहाँ से, ये माहिदा का हिस्सा है सारा, लेकिन वो नेतन्याहू, ये पहला मरहला हो गया मुकम्मल। जंगबंदी है सबसे, जो इसमें अच्छी बात है वो जंगबंदी है, यानी रोज़ इमदाद जा रही है, रोज़ ट्रक्स जा रहे हैं, रोज़ दवाएँ जा रही हैं, रोज़ ज़ख्मी बाहर निकल रहे हैं। वो देखें, वो भी तो ज़ख्मी आ रहे हैं इजिप्ट या बाहर और वापस जा रहे हैं, तो वो सारा यानी रफ़ा जो है वो खुला हुआ है, रोज़ 600 ट्रक एंटर हो रहे हैं लोग, मतलब वो जो था ना कि हर रोज़ जनाब बॉम्ब्स गिर रहे हैं और बच्चे, औरतें और वो सारे शहीद, वो सिलसिला रुका हुआ है। उसको 42 दिन यानी 19 जनवरी अब शुरू करें तो अभी ये 1 मार्च को सीज़फायर ख़त्म हो जाएगी, पहला मरहला। और उसके साथ ही जो है वो अहम तरीन मरहला शुरू होगा कि मिस्र में जो इजलास होना है उसमें दूसरा प्लान क्या पेश किया जाता है, और उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प और स्टीव विटकॉफ और ये सारे लोग कैसे देखते हैं। इसके ऊपर भी यकीनन टर्की में बात हो रही है, लेवरोव बहुत एक्टिव हैं। मार्को रूबियो ने कल एक बयान दिया, और मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा कि हम रशिया को जूनियर पार्टनर नहीं देखना चाहते चाइना का। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, हम रशिया को जूनियर पार्टनर के तौर पे काम करते नहीं देखना चाहते रशिया का, ये उनका स्टेटमेंट था। अच्छा, ये मैंने चंद रोज पहले भी बात की थी ना, ये रिवर्स निक्सन और वो सारा चल रहा है कि भाई किसी तरह से वो अलग हों वो अलग हों, तो इसको उन्होंने कहा कि ये रशिया जो है ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हमारा पार्टनर है ये सारा, लेकिन ये कि रशिया अच्छा नहीं लगता कि चाइना के जूनियर पार्टनर के तौर पर रहे, और वहाँ पर बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारा कुछ है, तो ये कैसे
वो कैसे काम करेगा। रशिया इतना ज़बरदस्त मुल्क है और आगे तो बड़े वहाँ पे हमारे उनके साथ ताल्लुकात ज़बरदस्त। चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये वही बात है ना कि रशिया को अलग करके और चाइना करके, और वही रिवर्स निक्सन, पहले चाइना अलग हुआ था सोवियत। चाइना का रिस्पांस बड़ा सख्त आया है इस पर, बड़ा सख्त रिस्पांस है। 30th शिंजुआ का है, यूएस अटेम्प्ट टू सो डिस्कॉर्ड बिटवीन चाइना एंड रशिया फर्टाइल। इन्होंने बड़ा सख्त रिस्पांस आया है चाइना की तरफ से, और फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ग्लोबल टाइम्स में रिस्पॉन्ड किया है 29th, चाइना रशिया टाइज अनअफेक्टेड बाय थर्ड पार्टीज़। अच्छा, ये जो है ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ये इस तरह से बात करेंगे। मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, ये 28 ये जवाब जो है ना उनका, ये रूबियो ने कहा कि यूएस कांट लेट चाइना रशिया बिकम चाइना जूनियर पार्टनर। अच्छा, अब जो है वो चाइना ने बड़ा सख्त इस पर रिएक्ट किया है। चाइना मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहा था इस बात का कि ये वहाँ से रिस्पांस आएगा। अब वो अच्छा, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के मैंने बिग डील करनी है। बिग डील मैं चाहता हूँ कि मेरी शी जिनपिंग बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, उनके साथ मैंने बिग डील भी करनी है। इधर जो है वो कह रहे हैं कि जूनियर पार्टनर के तौर पे हमें अच्छा नहीं लगता और हम चाइना से अलग मामला करेंगे। ये ज़ाहिर है चाइना के हवाले से इनकी बड़ी, तो उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है कि ये आपस में तो किसी सूरत में मसला नहीं होगा हमारा, यानी चाइना का और रशिया का किसी सूरत में नहीं होगा। और उस दिन जब 3 साल मुकम्मल हो रहे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन, यूक्रेन जंग को तो एक ही शख्स से प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की, वो थे प्रीमियर शी जिनपिंग। तो ये जो है ये आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग, ये पहला मरहला ख़त्म हो गया है और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये जंग बंदी हुई है। सीज़ फायर ये आगे किस तरह बढ़ता है अब अरब मुल्कों के ऊपर है। यहाँ पे अभी तक इख्तलाफात हैं, वही जो मैंने बात की कि गवर्निंग किसके हाथ में होगी, क्या होगा। मतलब ये तो तय हो गया है ना कि वहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, फ़लस्तीन होगी, ये तो तय हो गया। उसमें तो फिर कई मुल्कों की रिजीम से गिर जाएंगी, वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन आगे अब ये कि नामों के ऊपर इत्तेफाक हो जाएगा, गालिबन हो जाना चाहिए अरब ममालिक के। वो प्लान ऐसा पेश करें प्रेसिडेंट ट्रम्प के आगे कि वो उनको मंजूर हो, और वो मंजूर यकीनन होगा। लेकिन ये है कि उधर ज़ेलेंस्की कल जो है वो टोटल सरेंडर होगा उनका। आज मेरा नहीं ख्याल कि कीर स्टेमर जो है वो कोई ख़ास प्रेसिडेंट ट्रम्प से कोई कंसेशन ले पाएंगे जिस तरह से प्रेसिडेंट मैक्रोन नहीं ले पाए। और बरतानिया की अपनी फ़ौज भेजेगा, ट्रिप वायर फ़ौजें, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई हिस्ट्री में जितना हमने पढ़ा है कोई ट्रिप वायर आर्मीज़ को भेज के कोई फ़ायदा नहीं होता। पीस कीपर्स होंगे तो किसकी छतरी तले होंगे। और ये कि ये जो चाइना का रिस्पांस आया आज, ये देखें अच्छी खबरें भी तो हैं ना। PKK कितना बड़ी बात है, PKK का खात्मा टर्की के लिए। जंग बंदी नहीं ख़त्म हुई, चल रही है गज़ा में, जो बॉम्ब्स गिर रहे थे रोज़ वो नहीं हो रहा। तीसरी बात, यूक्रेन के अंदर जो है वो एक एग्रीमेंट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कल के बाद मेरे ख्याल से परसों कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाएगा। कल यानी कल जब ज़ेलेंस्की जाएंगे तो ये जो भी एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही फिर नई भरपूर जंगें शुरू हो रही हैं दुनिया में, नए महाज खुल रहे हैं। अब वो माशी सतह पे होते हैं, वो किस सतह पे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उसकी जद में आ रही है। तो ये इंटरनल टर्मोइल मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल, इसको ख़त्म करना चाहिए। बैठ के आपस में सारे अफ्रीकन बैठें और तय करें ये मामला। आने वाले दिनों में जो बड़े मजबूत फैसले करने हैं मुल्क ने वो करने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे निकल जाएंगे जल्दी। मुझे तलखी भी नज़र आई, लेकिन वो दोस्ताना तलखी नहीं, कोई मुल्क के बारे में कोई ऐसी वो पॉलिटिकल बातें थी सारी जो हुई ना। उधर से भी पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, इधर से सियासी बातें हो रही हैं। तो बैठ के तय करने और इससे इस सारे मामले से आगे निकलें जितनी जल्दी हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।